इससे पहले कल की क्लास में हमने देखा था कि चुनाव आयोग ने शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर के मेरा पहला वोट देश के लिए इस कैंपेन की शुरुआत की है। इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट बनने जा रहा है तमिलनाडु में। भारत के नए लोकपाल जो बने हैं अजय माणिक राव खानविलकर बने हैं। भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण छत्तीसगढ़ में किया गया है। बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत 42वें स्थान पर, टॉप पर अमेरिका है। किंग्स चार्ल्स रीति के तहत मानद नाइटहुड उपाधि पाने वाली पहले भारतीय सुनील भारती मित्तल बने हैं। नाटो में नया शामिल देश जो है 32वां कंट्री स्वीडन बना है। स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया और चंडीगढ़ के नए मेयर बने हैं कुलदीप यादव। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने कल पढ़ लिए थे। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि एफएटीएफ का नया अध्यक्ष किसे घोषित किया गया है। तो रिसेंटली जो मैक्सिको है यही बनी है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की अध्यक्ष अगले 2 सालों के लिए। मैक्सिको की एलिसा डे एंडा मेंड्राजो इन्हें एफएटीएफ के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। इसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुकी हूं कि एफएटीएफ एक अंतर सरकारी संगठन है। G7 कंट्रीज के द्वारा 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर इसका हो जाएगा पेरिस फ्रांस में। भारत हालांकि इसका मेंबर जून 2010 से है। इसका पर्पस है आतंकी फंडिंग को रोकना। ये क्या करती है, उन कंट्रीज पर निगरानी रखने का काम करती है जो कि कहीं ना कहीं टेरर फंडिंग में एक्टिव है। आपको मालूम होगा कुछ कंट्रीज को इसने ग्रे लिस्ट में रखा हुआ था, सालों तक बाद में हटाया गया। यदि एफएटीएफ किसी कंट्री को ग्रे लिस्ट में रखती है इसका मतलब होता है कि उस कंट्री पर एफएटीएफ की निगरानी है, और यदि किसी कंट्री को ग्रे लिस्ट में रख दिया गया इसका मतलब ये होता है कि उसे जो इंटरनेशनल बैंक है जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इन बैंकों से अपने देश के लिए विकास के लिए जब पैसे की जरूरत पड़ेगी, पैसे तो मिलेंगे लेकिन इसके लिए बहुत हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे। और एक होता है यदि गलती से ब्लैक लिस्ट हो गए यानी कि इंटरनेशनली बायकॉट कर दिए जाएंगे। ऐसे में क्या होगा कि आप कितने भी गिड़गिड़ा ले इन सभी बैंकों से एक फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली है। आपको मालूम होगा एक ऐसे देश का एग्जाम्पल अपना पड़ोसी म्यांमार, जहां पर वहां की जो नेता थी आंग सान सू की, इन्हें गिरफ्तार किया गया, जेल में कैद किया गया। वहां हालांकि सेना का शासन है। तो एफएटीएफ के नजरिए से देखा जाए तो एफएटीएफ के द्वारा ये ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज है। मतलब कि म्यांमार का यदि मैं एग्जाम्पल लू तो। और इसी एफएटीएफ के अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में मैक्सिको को चुना गया है अगले 2 सालों के लिए। तो सबसे पहले हम मैप में देख लेते हैं मैक्सिको की लोकेशन, जो कि एक लैटिन अमेरिकी कंट्री है। इसी के ऊपर में आप यूएसए की लोकेशन देख सकते हैं। यहां से एक रिवर का नाम मैंने आप लोगों को बताया था। रिवर का नाम है रियो ग्रांडे रिवर। ये ऐसी रिवर है जो कि यूएस और मैक्सिको के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। ऊपर में आप देख पा रहे हैं यूएस के जस्ट ऊपर में ये है कनाडा, और कनाडा और यूएसए को सेपरेट करने वाली जो रिवर हो जाएगी इसका नाम हो जाएगा सेंट लॉरेंस रिवर। दोनों ही मैंने आपको अलग अलग कई बार बताया है। मैक्सिको जिसकी कैपिटल मैक्सिकन सिटी, करेंसी मैक्सिकन पेसो हो जाएगी। यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। अब यदि हम ऑप्शन के थ्रू देखें तो भारत किसी का तो अध्यक्ष है। किसका अध्यक्ष है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष है भारत। उपाध्यक्ष है इसका फ्रांस। श्रीलंका इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष है। रसिया ने इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है, ब्रिक्स 2024 की। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अडानी ग्रुप ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहां लॉन्च किया है? तो इसने अभी हाल ही में इसे उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में, जो कि दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स है। बात की जाए यदि उत्तर प्रदेश की, राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्हें भारत रत्न अम्बेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। लोकसभा सीटें 80, राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। नेशनल पार्क में दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ना, ये भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। ये आप लोगों को जरूर याद रखना है। करंट से यदि आप रिलेट करेंगे तो देश की पहली एआई सिटी लखनऊ में बनने जा रही है। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर वाराणसी में, सर्ववेद इसका नाम है। अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबल जिले में कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया है। और उत्तर प्रदेश जो है ये सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू करने वाला चौथा राज्य बना है। पहला कौन था? गुजरात था।
अब गुजरात की बात की ही जा रही है तो गुजरात के सूरत में क्या रिलेट कराया था मैंने, दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग ये बनकर के तैयार हुई है। राजस्थान से आप क्या रिलेट कर सकते हैं, देखिए अडानी के ही द्वारा इसने सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट यही स्थापित किया है। और महाराष्ट्र के रत्नागिरी से आप रिलेट कर सकते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स यहीं पर बनकर तैयार हुआ है। आगे चलते हैं, हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप जो 2024 की रही, ये आयोजित की गई थी थाईलैंड में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। थाईलैंड के पटाया में इसका आयोजन किया गया, जिसमें कि पदक तालिका में टॉप पर चाइना, दूसरे स्थान पर इंडोनेशिया और तीसरे स्थान पर अपना देश भारत रहा है। भारत ने इसमें 18 मेडल जीते हैं, जिसमें कि 3 गोल्ड है, 4 सिल्वर है और 11 ब्रॉन्ज है। स्वर्ण पदक विजेताओं में जो 3 गोल्ड जीते हैं, इसमें सुहास यथिराज, कृष्णा नागर और प्रमोद भगत का नाम है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना 1934 में की गई। हेडक्वार्टर इसका कुआलालंपुर मलेशिया में है। थाईलैंड जिसकी कैपिटल बैंकॉक करेंसी बहुत है। एक एक्सरसाइज आप रिलेट कर सकते हैं जो कि भारत और बैंकॉक यानी कि थाईलैंड के बीच आयोजित की जाती है, तो ये मैत्री एक्सरसाइज हो जाएगी। मित्र शक्ति होता तब वो भारत की श्रीलंका के साथ होने वाली एक्सरसाइज है। अमेरिका और वेस्ट इंडीज इस साल क्या होस्ट कर रहे हैं, T20 मेंस वर्ल्ड कप 2024 का यहां पर आयोजित होने जा रहा है। फ्रांस इस साल समर ओलंपिक 2024 होस्ट कर रहा है, जिसमें कि भारत की तरफ से मशाल वाहक के रूप में चुना गया है अभिनव बिंद्रा को। अगला सवाल है, किस वर्ष तक भारत की जो स्पेस एजेंसी इसरो ये चंद्रयान 4 लॉन्च करेगी। चंद्रयान 3 के सफल होने के बाद अब ये चंद्रयान 4 लॉन्च करने की तैयारी में लगा है। आने वाले साल 2028 में इसरो इसे लॉन्च कर सकता है। चंद्रयान 4 मिशन का जो पर्पस होगा, ये दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने और चट्टान के नमूने एकत्रित करने का होगा, क्योंकि इसरो के मुताबिक चंद्रयान 4 में 350 किलोग्राम का रोवर तैनात करने जा रहा है। चंद्रयान 4 को लुपेक्स मिशन भी कहा जाता है। यदि चंद्रयान 4 सफल हो जाता है तो भारत चांद के नमूने से, माफ कीजिएगा, चांद की सतह यानी कि चंद्रमा के सरफेस से नमूने वापस धरती पर लाने वाला चौथा देश बन जाएगा। हालांकि ये चंद्रमा पर जाने वाला भी चौथा देश था, कल गलती से मैंने पांचवा कह दिया था, बाद में उसे हटाया भी था। पांचवा देश जापान है जो कि चंद्रमा पर गया है, लेकिन साउथ पोल पर लैंड कराने वाला पहला देश ये भारत है, जरूर याद रखना है। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। 1969 फॉर्मेशन ईयर। हेडक्वार्टर इसका बैंगलोर कर्नाटक में। मुख्यालय में एस सोमनाथन लिखा, माफ कीजिएगा, इसे मैं सुधार दूंगी। मुख्यालय बैंगलोर कर्नाटक में, अध्यक्ष इसके एस सोमनाथन हो जाएंगे। आप और क्या रिलेट कर सकते हैं, देखिए आप ये रिलेट कर सकते हैं कि इसरो का जो दूसरा स्पेस पोर्ट है, एक तो पहला जो था ये आंध्र प्रदेश में था, अब जो दूसरा स्पेस पोर्ट बनने जा रहा है ये तमिलनाडु में बनने जा रहा है। करंट अफेयर में पढ़ा चुकी हूं। और इसके जो प्रमुख है एस सोमनाथन, इन्हें अभी हाल ही में के नाम्बियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत का लक्ष्य 2070 तक का क्या है, 0 कार्बन उत्सर्जक देश बनने का। भारत का लक्ष्य 2040 तक का है, चंद्रमा पर मानव को भेजने का। मानव मिशन होगा, जैसे अभी गगनयान है, तो चंद्रमा पर मानव को भेजा जाएगा 2040 तक का। और फाइलेरिया मुक्ति का लक्ष्य भारत ने रखा है 2027 तक का। फाइलेरिया जो हाथी पांव होता है ना, एक पैर हाथी के जैसा सूज जाता है, मोटा फैल जाता है, उससे उन्मूलन का लक्ष्य 2027 तक का रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी तेंदुओं की नई रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या कितनी बताई गई है। इस प्रश्न को आप 2 तरीकों से याद रखें। पहले तो संख्या याद रख लें। हालिया जो 5वां सर्वे हुआ है, इसमें तेंदुओं की संख्या 13,874 बताई गई है। इसमें सबसे ज्यादा बताया गया है मध्य प्रदेश में 3907 है। और सबसे अधिक आबादी वाला, मतलब कि जहां तेंदुओं की आबादी सबसे ज्यादा है, वो टाइगर रिजर्व पूछा जाए तो ये आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, जहां तेंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। राज्य पूछा जाए तो ये मध्य प्रदेश है। देखिए, हिम तेंदुआ और तेंदुओं में कंफ्यूज नहीं होंगे। यहां मैं लेपर्ड्स की बात कर रही, स्नो लेपर्ड की बात करती तब स्नो लेपर्ड के लिए पहली जनगणना जारी की गई थी हिम तेंदुओं के लिए, जिसमें कि बताया गया था कि भारत में हिम तेंदुओं की संख्या जो है 718 है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि मैं स्नो लेपर्ड लिखूं तो 718 इनकी संख्या थी,
जिसमें कि सबसे अधिक यदि पूछा जाए तो ये लद्दाख में बताई गई थी संख्या। अब कितनी है इसका आंसर आप लोगों से कमेंट बॉक्स में एक्सपेक्टेड है। टाइगर्स की संख्या सबसे ज्यादा, ये जो आंकड़े जारी किए गए थे चौथे टाइगर सर्वे रिपोर्ट की, टाइगर्स भारत में 3682 है, जिसमें कि सबसे ज्यादा टाइगर की संख्या ये एमपी में बताई गई थी 785। छठवां सवाल है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो मार्च महीने की पहली तारीख को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया है। नागरिक सुरक्षा और आपातकालीन तैयारियों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए दिवस मनाया जाता है। 1990 में अंतरराष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन ने इस दिवस को मनाए जाने का फैसला किया था, जिसका उद्देश्य है दुर्घटना या किसी तरह का प्राकृतिक आपदा या अन्य आपातकालीन स्थितियों से व्यक्तियों और उनकी संपत्ति की सुरक्षा को बढ़ावा देना था। सातवां सवाल है, दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर कहां दर्ज की गई है? तो अभी हाल ही में साउथ कोरिया में दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर ये दर्ज की गई है। देखिए अभी क्या हुआ है कि साउथ कोरिया में प्रजनन दर अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। अभी तक हमने देखा कि चाइना में, जापान में ऐसे कई देश हैं जहां ये ट्रेंड देखा जा रहा है। ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पर फर्टिलिटी रेट है जो कि ये घटते जा रही है, क्योंकि साउथ कोरिया ने रिपोर्ट रिलीज की थी, इसमें बताया गया था कि 2022 में यहाँ जो प्रजनन दर थी ये 0.78% थी। 2023 में ये घट करके 0.72 पहुंच गई है। प्रजनन दर का मतलब होता है, देखिए फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट मतलब कि उस जगह की जनसंख्या में एक महिला द्वारा उसके पूरे जीवन काल में पैदा होने वाले बच्चे की जो औसत संख्या होती है ना, यही होती है इसकी प्रजनन दर। हालिया आंकड़े के अनुसार ये बताया जा रहा है कि तेजी से बूढ़ा होता हुआ जो जापान है, यहाँ भी सेम हाल है। अभी चाइना में भी यही हाल देखने को मिला है। और अब ये है कि साउथ कोरिया, यहाँ भी प्रजनन दर में कमी है जो कि दर्ज की गई। अच्छा, भारत में क्या स्थिति है? तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार भारत में जो कुल प्रजनन दर थी, मैं यहाँ पर भारत का मेंशन कर देती हूँ, जो कि पहले 2.2% थी, ये घट करके 2.0% हो गई है। और मतलब आप कह सकते हैं केवल यहाँ के 5 राज्य ऐसे हैं जहां प्रजनन दर 2.0 से अधिक है। इसमें मेघालय है, मणिपुर है, झारखंड, यूपी और बिहार है। अब देखिए जन्म दर घट क्यों रही है, अब इसे समझ लेते हैं कि विशेषज्ञ का ये कहना है कि फर्टिलिटी रेट है जो इसके घटने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, कोई एक वजह तो है नहीं। जैसा कि महिलाएं जो है ये पहले से ज्यादा शिक्षित हो चुकी हैं और वे सिर्फ हाउस वाइफ रहना पसंद नहीं करती, स्वतंत्र होकर के अपने फैसले ले रही हैं, मतलब कि उन्हें कब मां बनना है। अपने जॉब सेक्टर में भी महिलाओं के लिए मौके बढ़े ही हैं यदि आप देखें तो, ये भी असर है। दूसरा, बढ़ती हुई महंगाई ने भी फैमिली को कंट्रोल करने का दबाव बनाया है। कई लाइफस्टाइल फैक्टर जैसे कि खान पान, वजन, एक्सरसाइज भी इस पर असर डाल रहे हैं। और इसके अलावा स्मोकिंग हो गया, अधिक उम्र में मां बनने का चलन, ड्रग का इस्तेमाल, बढ़ती बीमारियों के कारण ली जाने वाली जो दवाएं हैं, कैफीन, ये सभी प्रजनन क्षमता पर असर डाल रही है। इन सभी कारणों से आप कह सकते हैं ये प्रजनन दर में कमी देखने को मिल रही है। आपको मैं एक और चीज बता दूं कि गिरती प्रजनन दर ये खतरे की घंटी क्यों माना जा रहा है इसे। तो प्रजनन दर का यानी कि फर्टिलिटी रेट का गिरना खासकर दुनिया के उन देशों के लिए खतरे की घंटी है जो कि अर्थव्यवस्था के मामले में सबसे आगे रहे हैं। तो तेजी से बूढ़ी होती है आबादी और गिरती हुई प्रजनन दर का ये जो ट्रेंड है ना, आने वाले 2 दशकों में अधिक देखा जा सकता है, आने वाले 20 सालों में आप कह सकते हैं। और यही ट्रेंड यदि बरकरार रहा तो देश में कामगार लोगों की संख्या घटेगी। ऑब्वियसली है कि जब नए बच्चे नहीं आएंगे तो अभी जिनकी एज है और अपनी उम्र आते तक काम का बोझ इन्हीं पर पड़ने वाला है, कोई नई जनरेशन इसमें तैयार नहीं होगी तो इन्हीं पर आगे चल करके अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है। ऐसे में क्या होगा, युवाओं की संख्या में कमी आएगी और देश के विकास की रफ्तार आप कह सकते हैं पीछे छूटेगी। कंपनियों को बाहर से मजदूर लाने होंगे, मतलब कारण तो यही निकल करके आ रहे हैं ना, इससे प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को ऊंचाई तक पहुंचने में एक बड़ा रोल एक्सपोर्ट का होता है और युवाओं की संख्या का सीधा घट जाना इस पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा। हालांकि अर्थव्यवस्था को अपने लेवल पर बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होगी। तो ये एक देश के लिए समस्या नहीं कि साउथ कोरिया में हम ये न्यूज पढ़ रहे हैं, भारत में भी प्रजनन दर घटी रही है। आप क्या कहें, लोग मॉडल हो गए हैं या खान पान, बहुत सारे ऐसे रीजंस मैंने बताए हैं जिसके कारण इसमें कमी देखने को मिली है। साउथ कोरिया जिसकी कैपिटल सियोल, करेंसी साउथ कोरियन वॉन, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं यून सुक यूल हो जाएंगे। 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश ये साउथ कोरिया ही है। इसने स्वदेश निर्मित नूरी रॉकेट का सफल परीक्षण ये लास्ट ईयर किया था।
एलजी यही की कंपनी है और सैमसंग ये भी यही की कंपनी हो जाएगी। एक जापानीज कंपनी है, अच्छा जापान तो बगल में, इसकी टोयोटा कंपनी में रिलेट कराने वाली थी, पास में ही लोकेशन दिख गई तो आप याद रख सकते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में पहली अमेरिका भारत साइबर सुरक्षा पहल ये कहां लॉन्च हुई है? तो ये महाराष्ट्र के पुणे में लॉन्च की गई है। इसका उद्देश्य है इंटरनेट द्वारा होने वाले अपराध को रोकना। मुंबई में जलवायु परिवर्तन को लेकर के जो समिट रही थी ये आयोजित की गई थी। अबू धाबी में आप ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 13वीं बैठक, और दिल्ली में अभी भारत अमेरिका के बीच में इंडेक्स सम्मेलन, या एक और आप रिलेट कर सकते हैं, दिल्ली में 9वें क्रम का रायसीना डायलॉग आयोजित किया जाएगा जिसमें कि मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे ग्रीस के प्रधानमंत्री। नवा सवाल है, आरबीआई द्वारा वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है 26 फरवरी से 1 मार्च तक। ये संपन्न भी हो चुका है, जिसकी थीम है एक सही शुरुआत करें, वित्तीय रूप से स्मार्ट बने। आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। इसके जो पहले गवर्नर थे ये थे ऑसबॉर्न स्मिथ। पहले भारतीय गवर्नर यदि पूछा जाता तो ये होते सीडी देशमुख, वर्तमान में हो जाएंगे शक्तिकांत दास। 10वां सवाल मैंने रिवीजन के लिए रखा है, अटुकल पोंगल फेस्टिवल जो कि मनाया जाता है केरल में। यदि पोंगल फेस्टिवल लिखा रहता तब तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है, लेकिन महिलाओं के लिए समर्पित पूरी तरह से ये अटुकल पोंगल फेस्टिवल है, जो कि दुनिया में महिलाओं की सबसे बड़ी सभाओं में से एक माना जाता है, जहां महिलाओं को अटुकल भगवती मंदिर में देवी का जश्न मनाने के लिए एक साथ एकत्रित किया जाता है। इसे महिलाओं की सबरीमाला के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन से यदि रिलेट करें तो तेलंगाना में अभी हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जनजाति फेस्टिवल समक्का सरक्का फेस्टिवल का आयोजन है जो कि ये किया गया है। ओडिशा में एक बाली जात्रा फेस्टिवल और एक कृषि का त्योहार नुआखाई आयोजित किया जाता है। स्टैटिक जीके में यदि देखें तो भारत के संविधान में भारत को भारत के संघ के रूप में वर्णित किया गया है। यूपीएससी के सदस्यों को नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारत में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस किसके द्वारा प्रदान किया गया है? भारत के संविधान के द्वारा। जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना होता है तो महाभियोग लाया कहां जाता है? देखिए, किसी भी सदन में, लोकसभा राज्यसभा कहीं भी लाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार कौन युद्ध की घोषणा करने अथवा शांति स्थापित करने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम है? तो यह है देश के प्रेसिडेंट। मैंने कल आपसे पूछा था शांति प्रयास एक्सरसाइज का 4th एडिशन कहां आयोजित किया गया? नेपाल राइट आंसर था। आज का सवाल है, प्रारंभिक स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम